नमस्कार, आपस की बात में आपका स्वागत है। आज की हमारी मेहमान हैं आरजे मानसी। आरजे मानसी ग्वालियर की रहने वाली हैं और एक तरह से आधुनिक भारत जो 1991 के बाद जहां आर्थिक उदारीकरण हुआ, उसमें महिलाओं की जो एक उभरती छवि है, उसका एक बड़ा ही नायाब उदाहरण है। वो राष्ट्रीय स्तर की जूडो प्लेयर हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए कांस्य पदक भी जीता है। इसके साथ उन्होंने ग्वालियर में आरजे का काम किया और सुनामी के दौरान अंडमान में उन्होंने मेंटल हेल्थ पे भी बहुत काम किया, काउंसलिंग वगैरह की। आज इन्हीं सब चीज़ों को जोड़ के उन्होंने डिजिटल दुनिया में प्रवेश किया है और वो अब धरोहर को बचाने के लिए उन्होंने एक नई पहल शुरू करी है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम हैं, तो सभी आयामों को मिला के आज हम एक उनसे चर्चा करेंगे और आइए सीधे बात शुरू करते हैं मानसी जी से। मानसी जी, आपका स्वागत है आपस की बात में। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया केशव जी। जी, अ, आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो डिजिटल पंचायत आपने शुरू करी है, इसके पीछे जी। क्या सोच थी? आपने बड़ी अच्छी बात कही डिजिटल पंचायत। हम घर में भी आपने देखा होगा, बड़ा आनंद आता है जब 2 लोग मिल बैठ के पंचायत करते हैं। और एक छोटी-सी सोच यही थी कि गाँव में अब हर घर में, हर शख्स के पास मोबाइल है। तो क्यों ना जो वहाँ पर जो जितनी भी समृद्ध उनकी परंपराएँ हैं, जितने समृद्ध हमारा लोक संगीत है, जितना समृद्ध हमारा लोक साहित्य है, उसे हम पूरे ग्लोबल को बताएँ। क्योंकि डिजिटल रेडियो आप कहीं भी सुन सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये एक हमारा उद्देश्य था कि हम लोक संगीत को सहेजें, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बोलियाँ बदल जाती हैं और हर जगह का अपना लोक संगीत बहुत समृद्ध है। इसी उद्देश्य के साथ रेडियो पंचायत शुरू किया और काफ़ी हद तक हम इसमें सफल भी रहे हैं और कोशिशें जारी हैं। जब आपने डिजिटल पंचायत शुरू करी, तो हुँ, हुँ। आपका ख़्याल था कि आप जो लोक कथाएँ हैं, लोक कहानियाँ हैं, जो धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं, जिनका कि कोई लिखित प्रमाण नहीं है, आपने इनको हुँ, बचाने हुँ। की कोशिश करी। जी, जी। इसमें क्या चुनौतियाँ आईं और अब तक आपको क्या सफलता मिली? जी। देखिए, चुनौतियाँ बहुत हैं। चुनौतियाँ ऐसे बहुत हैं क्योंकि लोक कलाकारों तक पहुँचना ही अपने आप में मुश्किल काम है। दूसरी बात वो बड़े सीधे-साधे, भोले-भाले लोग होते हैं। जितना मैंने महसूस किया है अपने पिछले 6 महीने के काम के दौरान। जब हम उनसे लोक संगीत की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो चुनौतियाँ ये हैं कि वहाँ बहुत अच्छे स्टूडियो नहीं हैं। वहाँ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स नहीं हैं। वो लोग बड़ी जल्दी से अपना सामान देने को तो तैयार हो जाते हैं, उनके पास जो कुछ भी है, आप उनसे उसी तरह से जैसे हम कच्चा माल जिसे कहते हैं, अगर हम प्रोडक्ट की भाषा में बात करें, लेकिन जब बात आती है कि हमें उनके गीत चाहिए, जैसे बुंदेलखंड में राई बड़ा प्रसिद्ध है। जब हमने वहाँ के कलाकारों से बात की, तो उन्होंने हमसे एक ही बात कही कि मैडम आप फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लीजिए, यहाँ कोई स्टूडियो की सुविधा नहीं है। पर ऐसे आप भी जानते हैं कि रेडियो पर ऐसे प्रसारित करना बड़ा आसान काम नहीं है। उनके लिए अपने लोगों को भेजकर वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना और जबकि कोरोना चल रहा है, रेडियो पंचायत शुरू हुए 6 महीने ही हुए हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लोग इस पूरे सिनेरियो में बहुत ज़्यादा घर पे रहे। घर पे रहे तो उन्होंने जो भी उनका संगीत था, जो भी उनकी बातें थी, उसे शेयर करने में वो थोड़ा झिझके नहीं क्योंकि इस वक़्त अ, स्टेज शोज़ बहुत कम हो रहे हैं। लोक कलाकार इस वक़्त लगभग अपने-अपने घरों पर हैं, उन्हें स्टेज नहीं मिला है। इस कारण से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा साथ निभाया। लेकिन हाँ, फिर भी हम कहेंगे कि अभी हमें फाइन क्वालिटी उतनी नहीं मिली है, हमें उसकी अभी और ज़रूरत है। ये तो आपने टेक्निकल परेशानी बताई। हुँ, जहाँ तक गीत हैं, गीत के बोल हैं, स्क्रिप्ट है, हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। बहुत सारा ऐसा भी होगा जो कि एक ही व्यक्ति को याद था और वो चला गया, मान लीजिए उम्र के कारण उनकी डेथ हो गई या वो अब नहीं रहे।
परिवार में औरों को पता नहीं है। तो क्या आपने ऐसा भी अभी आपको लगा कि हाँ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के गैप हैं और वो कोई भर नहीं पा रहा है? केशव जी, मुझे जो महसूस हुआ है काम के दौरान, वो ये हुआ है कि जो भी लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मान लीजिए लोक संगीत में हम अगर विंध्य क्षेत्र की बात करें, विंध्य क्षेत्र में जहाँ हम लोग कजरी गाते हैं, जब पानी बरसता है, तो कजरी गीत हमारे यहाँ बहुत गाया जाता है। कजरी हमने सुना भी बहुत है, लेकिन हिंदुली हम नहीं जानते थे कि विंध्य क्षेत्र में जब अ, बुवाई होती है, तब हिंदुली गीत गाए जाते हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि जो नई जनरेशन है वो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अपने लोकगीतों का प्रचार-प्रसार कर रही है और उन्हीं के माध्यम से अगर मैं कहूँ तो मुझे डिजिटल माध्यम से ही बहुत ज़्यादा पता चला कि कहाँ कौन से गीत गाए जाते थे, कौन-सी चीज़ें अब नहीं हैं, लेकिन अगर आप उसे सर्च करेंगे तो बहुत हद तक वो कहीं न कहीं डिजिटल माध्यम आने से लोगों ने सहेजी हैं। पहले लोग गाते थे अपने लोगों के बीच और वो चीज़ें उन्हीं के साथ खत्म हो जाती थी। लेकिन जब से डिजिटल माध्यम आए हैं तब से अगर मान लीजिए कोई आप अपने घर में ही देख लीजिए, अब कोई भी अगर औरतें गाना गाती हैं तो जल्दी से उनके बच्चे आके उनका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे चतुर्वेदियों में, चौबों में बड़े गीत गाए जाते थे। जब शादी-ब्याह होते थे तो बड़े गीत शादियों में गाए जाते थे और हम लोगों को लगता था कि ये माँ के साथ और दादी के साथ खत्म हो जाएँगे। लेकिन हुआ क्या कि जो छोटे लोग थे, जो नई जनरेशन थी, उनमें उत्सुकता आई। अगर वो गा नहीं रहे तो कम से कम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा है देखने को, ये शुभ संकेत हमें मानना चाहिए कि जो नए बच्चे हैं, वो भी अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और अभी तक हमें इस चुनौती का जिस जो आपने बात की है, वो शायद इसलिए सामना करने को नहीं मिला है क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में गए नहीं हैं। हम भी अभी फ़ोन के माध्यम से और कोरोना के कारण हम भी अभी अपने घर से बैठकर अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। शायद हमें ये चुनौतियाँ तब देखने को मिलेंगी, जब हम संबंधित क्षेत्रों में जाएँगे और वहाँ जाकर देखेंगे कि क्या चीज़ें वाक़ई ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो लोगों के साथ ही खत्म हो गई होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब गाँव पहुँचेंगे और गाँव के जो बूढ़े हैं वो बताएँगे कि अच्छा अभी तो हाँ, 10-15 गाने हैं, एक ज़माने में डेढ़ पौने 200 गाने होते थे। ये तो बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा इसमें सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार ने भी ये जो ट्राइबल वेलफेयर और रीजनल जो कलेवर है हुँ, हमारी संस्कृति का, उसमें लोक संगीत वगैरह को बचाने की और उसका बड़े अच्छे ढंग से कैटलॉग हुँ, करें, इसकी कोशिश करी थी। वो हुँ, हुँ। कोशिशें सफल हुई भी होंगी मुझ नहीं पता लेकिन वो कभी उनका जो धरोहर थी वो आम जनता तक उस तरह से नहीं जुड़ पाई, जैसा कि आज आप हुँ, बता रही हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्वालिटी अच्छी ना होते हुए भी वो जुड़ रही है, उसकी कैटलॉगिंग हो रही है, कहीं न कहीं उसके डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। तो आपको हुँ। लगता है कि ये जो एक बड़ी डेमोक्रेटिक किस्म की टेक्नोलॉजी आई है सोशल टेक्नोलॉजी, इसने मदद करी है वो जो धरोहर खत्म हो रही थी उसको बचाने में? बिल्कुल। बिल्कुल आप देखिए ना, अगर हम बात करें तो जैसे हम आपने अभी सरकार की बात की। मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है, लेकिन उसमें हम कहें कि हर शख्स की मौजूदगी होती हो ये नामुमकिन सी बात है। हो सकता है कि मुझे लोक संस्कृति का चूँकि मैं काम भी कर रही हूँ और मुझे वैसे भी जानने की उत्सुकता रहती है। मुझे लोकगीतों को सुनने का भी शौक है, खुद गाती भी हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं हर कार्यक्रम में पहुँच पाऊँ। लेकिन हमारे पास अगर हमारा मोबाइल फ़ोन है, उसमें इंटरनेट है, तो हम बहुत जल्दी से उसे सुन पाते हैं और जान जाते हैं। यहाँ एक बात और कहनी होगी, जैसे मैं पिछले कुछ समय से देख रही हूँ कि अभी जैसे ट्राइब्स इंडिया का इन्होंने पूरा डिजिटल एक मेला आयोजित किया। अभी पिछले कुछ समय में जो भी भारत भवन में कार्यक्रम रहे, वो भी यूट्यूब पर डाले गए, जितने भी लोक गायकी के कार्यक्रम रहे। मुझे लगता है कि सरकारी तौर पर भी जो भी काम हो रहे हैं क्योंकि निश्चित तौर पर उन पर सुविधाएँ ज़्यादा हैं, उन पे मैन पावर ज़्यादा है। वो लोग शायद इन चीज़ों को सहेज कर ज़्यादा लोगों तक रख सकते हैं। जैसे आकाशवाणी का भी अभी आप देखें तो यूट्यूब पर लगभग पुराने सारे रिकॉर्ड्स उन लोगों ने अपने डाले हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि कुछ गीत
तो अब सुनने को आपको मिलेंगे ही नहीं। जैसे हमें भी अगर उसका कहीं कोई लिंक चाहिए होता है या उस बारे में जानना होता है, तो हम भी सीधे बड़े विश्वास के साथ आकाशवाणी का यूट्यूब चैनल खोलते हैं। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि वहाँ जो बताया जा रहा है, वो भी ऑथेंटिक है और अगर हम कह रहे हैं कि कजरी हमें सुनना है, तो निश्चित तौर पर शायद हमें लोकल कलाकारों से उतना ज़्यादा ऑथेंटिक शब्द, उतने ऑथेंटिक गीत ना सुनने को मिले, जितने हमें आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिलेंगे। इसलिए ये मुझे लगता है कि उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी हर चीज़ का उनके पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी उनके पास उनकी जितना भी लाइब्रेरी में उन्हें सबका डील मुझे लगता है कि ये पूरा अपने चैनल्स बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँच सकें। तो मतलब ये कि रेडियो टेक्नोलॉजी जो है, उसको बड़ी हुँ, जल्दी अब उस पर आना चाहिए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे क्विकली आ जाना चाहिए। बिल्कुल, आया भी है और जो भी कुछ नहीं आ पा रहा है उसे भी आना चाहिए। अच्छा, बहुत एक शुरुआती दौर जब था इंटरनेट का, तो कई लोगों ने इंटरनेट पर रेडियो स्टेशन शुरू किए हुँ, हुँ। और कुछ चले, लेकिन ज़्यादातर चल नहीं पाए। इसका क्या कारण? अ, आप कुछ एक मुझे एग्ज़ाम्पल देंगे तो मुझे बड़ी आसानी होगी बात करने में। जैसे जब शुरुआती दौर था, तो जस्ट न्यूज़ का जो चैनल था, अ, हुँ, वो डिजिटल हो गए और वो हुँ, वेबसाइट पर हुँ, आने लगे। लेकिन हुँ, हुँ। मुझे याद है 2000 से और 2008 के बीच में कुछ लोगों ने रेडियो जो था, वो शुरू किया इंटरनेट के ऊपर। जी, जी, जी। उसकी पहुँच बहुत बन नहीं पाई। उनको ये था कि लोग जब कार में चल रहे होंगे तो सुन लेंगे और अपने मोबाइल पे सुन लेंगे। शायद वो आइडिया पहले आ गया था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस तरह से नहीं फैला जिस तरह से वीडियो का चलन फैल गया। तो रेडियो को क्यों, मतलब है तो बड़ा वैसा मीडियम, क्योंकि यही मेरा एक और सवाल इसी से निकलेगा, आप अगर। हुँ, हुँ। जी देखिए दोनों मीडियम अलग-अलग हैं, वीडियो और ऑडियो, हुँ? जब इंटरनेट आया तो बहुत शुरुआती दौर में यूट्यूब आ गया था और लोगों को धीरे-धीरे यूट्यूब की आदत पड़ चुकी है और चूँकि यूट्यूब पर कुछ भी क्रिएट करना बड़ा आसान है। यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो डालें, छोटी-सी वीडियो क्लिप आपने कहीं से ली, छोटी-सी कहीं से ली, उसको मिक्स किया और एक नया वीडियो बन जाता है। लेकिन अगर वहीं हम ऑडियो की बात करें, ऑडियो में आपको कुछ क्रिएट करना होता है, उसके साथ उतने इक्विपमेंट्स भी लगते हैं, जैसे निश्चित तौर पर आपको सबसे पहली ज़रूरत होती है अच्छी आवाज़ की। फिर आप कुछ अच्छा लोगों को सुना सकते हैं क्या? आपके पास ऐसा कोई कंटेंट है जो आप लोगों को सुना सकते हैं? तब आप ऑडियो माध्यम की बात करते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो की बात करें, तो मुझे लगता है कि चाहे स्पॉटिफ़ाई हो, चाहे साउंड क्लाउड हो, चाहे पॉडकास्ट हो सभी बड़े तेज़ी से लोगों में पहुँच रहे हैं और नई अगर हम बिल्कुल ताज़ी-ताज़ी बात करें तो आप देखिए अमेज़न पर अब लगभग हर किताब का हमें ऑडियो वर्ज़न सुनने को मिल रहा है। बड़े-बड़े कलाकारों की अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत भी पॉडकास्ट में उतर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि यूट्यूब जैसा अगर कंपैरिज़न की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि दोनों में कोई कंपैरिज़न नहीं है। इसलिए नहीं है को कि वो वीडियो माध्यम है और हमारा मोबाइल वीडियो फ्रेंडली ज़्यादा है कंपैरेटिवली ऑडियो फ्रेंडली होने के। तो ये मुझे एक बेसिक अंतर लगता है और धीरे-धीरे आप देखिएगा जैसे मैं पिछले 3-4 साल में देख रही हूँ कि पॉडकास्ट आप गाना डॉट कॉम पर देख लीजिए अब गाना डॉट कॉम पर भी लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। स्पॉटिफ़ाई पे हो ही रहा है, साउंड क्लाउड पे आपको बहुत अच्छे-अच्छे ऑडियो सुनने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक क्वालिटी चेक का भी अंतर मुझे लगता है। यूट्यूब पर जब आप कुछ भी देखते हैं, तो वहाँ क्वालिटी से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब आप वहीं ऑडियो माध्यम में जाते हैं, तो एक आपका खुद का भी क्वालिटी चेक आ जाता है। आप वीडियो तो किसी भी चीज़ पर बना सकते हैं, कि मैं आज पानी इस ग्लास से उस ग्लास में भर रहा हूँ और इसका एक तरीका ये है। जैसे ढिंचैक पूजा है, वो हमें वीडियो पर कितना आज की तारीख में यूट्यूब की बड़ी सनसनी है वो। लेकिन ऑडियो में जब आप जाते हैं, तब निश्चित तौर पर आपको क्वालिटी के साथ आना होता है। ये एक मुझे बहुत बड़ा अंतर लगता है। शायद इसलिए भी कि विजुअल ना होने के कारण आप दृश्य जो माध्यम जो कि हमारे कन्वर्सेशन का 70% है,
आप जैसे ही हुँ, वो हुँ। सुन लेते हैं, आपको उस आवाज़ जो कि 30% है, उसी पे खेलना होता है, तो बिल्कुल। आपके बहुत सारे विकल्प कम हो जाते होंगे। बिल्कुल, दूसरी बात ये भी है कि ऑडियो में आपको कहीं न कहीं एकांत की भी ज़रूरत होती है। वीडियो आप बैठे-बैठे भी आपका टाइम पास नहीं हो रहा है, आप स्क्रॉल कर सकते हैं, आप ढेर सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपने कहा जैसा 70% है, वो हमारा इतना कंसंट्रेशन भी नहीं माँगता। लेकिन ऑडियो आपका कहीं न कहीं आपका समय, आपका रुचि, ये सब कुछ माँगता है। बड़ी अजीब बात है, जैसे अभी आपकी जो बातें हैं, उनसे लग रहा है कि दिखने में भले ही वीडियो लगे कि हाँ, वीडियो एक बड़ा आकर्षक मीडियम है और रेडियो ऑडियो में क्या है, सिर्फ बोलना है। लेकिन हुँ, कहीं न कहीं ऑडियो को टेक्निकल मदद की और वो सारे सरंजाम की एक अच्छा स्टूडियो हो, थोड़ी-सी शांति हो, उसकी ज़्यादा हुँ। ज़रूरत है। तो वो एक मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ा-सा डराता होगा कि भई इतना इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऑडियो में करें, तो इससे अच्छा वीडियो बनाने लगते हैं। अ ये कह सकते हैं, कहीं न कहीं जो आपने बात कही उसको कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यूट्यूब इतनी पहले ही आ चुका था कि लोगों में उसका क्रेज़, उसकी पकड़ ज़्यादा है और ये भी पता है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हुए, तो वहीं हमको फिर कुछ ना कुछ मिलने लगेगा, हमारे इतने मिनट्स हुए तो हमें कुछ मिलने लगेगा। वहाँ पे आपको ये सारे जो माध्यम हैं, ऑडियो माध्यम हैं, वो आपको अभी तुरंत ही आप कुछ करें और लोगों में आपकी पकड़ बन जाए, क्योंकि लोग इतना सुनते नहीं हैं जितना देखते हैं। और यूट्यूब चूँकि पहले से ही आ चुका है, तो उस पर बहुत लोग हैं, जहाँ आप रातों-रात हीरो बन सकते हैं। ऑडियो में रातों-रात हीरो बनते मैंने तो अभी तक किसी को देखा नहीं, अमीन सयानी साहब की बात अलग है, वो दौर अलग था, वो लोगों के पास समय था, धैर्य था और सुनते थे बड़ी शिद्दत से। अब शायद लोगों के पास टाइम भी उतना नहीं है और कहीं न कहीं धैर्य में भी कमी आई है। क्योंकि ऑडियो आपका वो भी चेक करता है कि आप कितनी मतलब धैर्य से सुन रहे हैं किसी चीज़ को। क्योंकि अब आप देखिए आप गाना डॉट कॉम वगैरह पे पहले हम लोगों को बीच-बीच में जो विज्ञापन आते थे, उसे भी सुनने में मज़ा आता था। अब आप गाना डॉट कॉम को इसलिए पे कर रहे हैं कि विज्ञापन ना आ जाए बीच में। तो सब बदलते वक़्त की बातें हैं और शायद रेडियो को भी कहीं न कहीं अपने आप में बदलाव करना होगा। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो पहले जब अनाउंसर बोलता था तो बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि कानों में कुछ घुल रहा है, मिश्री घुल रही है। कई लोगों को मैंने सुना है कि अमीन सयानी साहब बोलते थे, जैसे मेरी माँ ही बताती हैं कि अमीन सयानी साहब बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कानों में मिश्री घुल रही है। लेकिन अब वो 5 मिनट, 4 मिनट घटते-घटते आज एफएम स्टेशंस पर अगर हम देखें तो जो वॉइस ट्रैक होता है उसका टाइम लिमिट 30-30 सेकंड्स तक हो गया है। लोग आरजेस को कई बार सुनना पसंद नहीं करते। उसका रीज़न यही है कि जहाँ एक तरफ लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो लोगों को सुने, वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि कंटेंट में भी कमी आई है। लोग अपने ऊपर, अपने काम पर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, इतना रिसर्च नहीं करना चाहते। अ, बहुत जब मैं रेडियो स्टेशन खोलती हूँ, कई बार जब मुझे बीच-बीच में हर बात के बीच में है ना सुनाई आता है, अच्छा ऐसा है ना, चलो ये करते हैं, अच्छा ऐसा है, तो मुझे लगता है कि शायद इस जगह और भी बहुत अच्छी बातें की जा सकती थी। जितना हम अपनी बात को कहने के लिए साँसें भर रहे हैं या हम फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उस जगह अगर हम कुछ उस विषय पर रिसर्च करते, कुछ अच्छी बात रखते, तो शायद हमें सुना जा सकता था। इसी से एक सवाल और निकला कि आपने काउंसलिंग भी की है और ख़ास तौर से उनकी जो कि बड़ी आपदा से गुज़रे हैं। हुँ, आपने हुँ। बताया था कि आप अंडमान गई थीं, उन लोगों की काउंसलिंग करने। आज का जो दौर है जिसमें हुँ, हुँ। कोरोना का काल चल रहा है और काउंसलिंग जो है फ़ेस टू फ़ेस नहीं हो सकती। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी कितनी मददगार हो सकती है और कहाँ उसकी चुनौतियाँ मतलब कहाँ उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी और आपको फ़िज़िकल जो है प्रेज़ेंस की ज़रूरत महसूस होगी? जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ पर जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य में जागरूकता में हम डिजिटल माध्यमों की मदद निश्चित तौर पर ले सकते हैं। अगर मैं आपको पिछले दिनों का एक छोटा-सा किस्सा बताती हूँ कि कोरोना में मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और काउंसलर हैं। उनसे
ऐसे ही फ़ोन पर बात हो रही थी, मैं कह रही थी कि आजकल समझ में नहीं आ रहा, हर दिन नई बातें आ रही हैं, सब्जियों को कैसे धोएँ, कितनी देर तक धोएँ? तो उन्होंने कहा कि कोरोना कोई बहुत पुरानी बीमारी है भी नहीं और लोगों में भी जागरूकता की कमी है। तो इसलिए लोगों में कहीं न कहीं जितना कोरोना से भय है, उससे ज़्यादा भय बैठता जा रहा है और मानसिक बीमारियों में हम ज़्यादा उलझ रहे हैं। फ़ोन पर ही बात के दौरान फिर उनसे आगे बातचीत हुई तो पता चला कि वो कोरोना पेशेंट्स जो हैं, उनके साथ बहुत काम कर रहे हैं। फिर मैंने उनका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू मैंने पॉडकास्ट किया। आप यकीन मानिए उस इंटरव्यू को 16,000 लोगों ने सुना था। उस इंटरव्यू के व्यूज़ थे 16,000 के लगभग। लोगों ने शायद इसलिए सुना क्योंकि वो उनको उनकी जैसी बात लगी और वो जानना चाहते थे। उन्होंने बताया कि जब वो पेशेंट के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक पेशेंट ने उनसे ये कहा कि आप मेरा फ़ोटो मत खींचिएगा, क्योंकि मेरे घरवालों को नहीं पता कि मुझे कोरोना हो गया है। मैं तो काम पर निकला था और काम रास्ते में ही मुझे पता चला कि ट्रेन में, गाड़ी में कहीं किसी के द्वारा मुझे कोरोना मिल गया और अब मैं यहाँ पर हूँ। अब पता नहीं हॉस्पिटल ले जाया जाएगा मुझे और कब तक घर पहुँचूँगा ये भी कुछ नहीं पता। तो उस पूरे दौर में मुझे ऐसा लगा कि अगर मानसिक स्वास्थ्य की भी हम बात करें, जैसे आजकल कई डॉक्टर्स कनेक्ट टू क्लिनिक है, कई एप्लीकेशन हैं जिसमें आप अपना एंग्ज़ायटी का और अपने स्ट्रेस का मार्किंग कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज आप उस एप्लीकेशन पर जाकर ये पता लगा सकते हैं कि आपकी खुद की मानसिक स्थिति कैसी है। और उन एप्लीकेशंस में ही बड़ी अच्छी चीज़ है, वो आपको ये बताते हैं कि आपकी मार्किंग अगर इतने से कम है, मैं मान लीजिए 10 सवाल हैं, आपकी एंग्ज़ायटी को लेकर हैं और 10 सवालों में से आपकी मार्किंग अगर 5 से कम आ रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम डिजिटल माध्यम जो थोड़े-थोड़े हम अगर देख रहे हैं, कहीं न कहीं वो हमको हेल्प करते हैं। लेकिन चुनौती ये है, कितने भी लाइव सेशंस आपने देखे हों, बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट ने भी लाइव सेशंस लिए इस दौरान। स्पेशली जब सुशांत मर्डर केस और सुशांत आत्महत्या वाली बात आई थी, इन दोनों में बड़ी उलझन थी कि क्या है, आत्महत्या है, मर्डर है, फाइनली आत्महत्या है, तो इतने बड़े आदमी को आत्महत्या की ज़रूरत क्यों हुई? उस दौरान भी बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट फाइनली कहीं न कहीं लाइव आकर फ़ेसबुक पर भी उन्होंने बताया कि अ, मानसिक बीमारी का किसी की अमीरी-गरीबी से कोई लेना-देना नहीं है और वो किसी को भी हो सकती है। लेकिन चुनौतियाँ इसमें यहाँ ये हैं कि बॉडी लैंग्वेज, आपका स्पर्श कहीं न कहीं हर बीमारी का एक छोटा ही सही पर इलाज तो होता है। जब आप किसी का हाथ पकड़कर ये कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, तो वो एहसास कभी भी कोई भी डिजिटल माध्यम नहीं ले सकता, मुझे ऐसा लगता है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और यही शायद कारण है कि एक सीमा के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी को जो है इंसान का जो स्पर्श है और या हुँ, इंसान हुँ। की जो प्रेजेंस है उसके साथ जोड़ना होगा। बहुत सारा काम अभी भी डिजिटल कुछ चीजें हैं जो कि डिजिटल बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से मनुष्य को इक्वेशन में से हटाया अभी भी नहीं जा सकता है। हाँ, मुझे लगता है हटाना चाहिए भी नहीं। बिल्कुल। मानसी जी आप आईं आपस की बात में और आपने कई चीज़ें बताई डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी और कैसे ट्रांज़िशन हो रहा है और डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरीके से धरोहर को बचाने में मदद कर रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया। नमस्ते।